Hello everyone. Today I am going to start the new video lecture 30 on the topic of modern judicial system in India. तो इन प्रेजेंट जो जुडिशल सिस्टम है इंडिया का वो कैसा है उसको जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, ठीक है। और हमने 29 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कोर्ट की हायरार्की है उसको इंडिया में कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे आप पहले आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही कोर्ट है हमारी इंडिया में, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए ये एक ही पावर है और इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। हाई कोर्ट जो स्टेट में एवरी स्टेट इन इंडिया इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। हर एक स्टेट में अपना हाई कोर्ट है और काफ़ी स्टेट में जैसे कि 2 स्टेट होगी और 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, ऐसे भी इसके अंदर स्टेट हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। स्टेट में जैसे कि 2 स्टेट ने मिलकर एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर लिया, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, जिसको कहा जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो मतलब कि हाई कोर्ट्स के अंडर में आती है सभी कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। और डिविजनल बेसिस पर भी कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई है, तो उनको हम जानेंगे, ठीक है। ये 3 मैंने हायरार्की आपको कोर्ट्स की बता दी है, ठीक है, इंडिया की। और इनके अंदर हम जो कोर्ट को डिस्कस करेंगे उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। तो इसके अंदर हम कोर्ट की हायरार्की और उनके अंदर जो कोर्ट इस्टेब्लिश की गई है, काफ़ी कोर्ट्स हैं, उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, 1 मिनट रुकिए, देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट में ये 3 कोर्ट्स भी आती है। ये 3 कोर्ट तो हो गई, सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में इससे जो कोर्ट आती है 3 कोर्ट आती हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रिवेन्यू कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स कौन सी होती है? सिविल कोर्ट्स में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, अदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, द विलेज पंचायत, सिविल कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स। देखिए जो सिविल कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स में आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और विलेज पंचायत के बारे में सुना होगा, ठीक है। और जो अदर कोर्ट्स है, स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट्स, प्रेसिडेंसी टाउन, सिविल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, इनके बारे में नहीं सुना है, तो इनको हम जानेंगे, ठीक है, आगे। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में आपने सुना ही है, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन हो गए, ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, इनके बारे में आपने सुना है। जैसे कोर्ट में आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो आपने देखा ही होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो वो डिविजनल बेसिस पर उनको डिवाइड किए गए हैं, उनकी पावर्स को भी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे आगे। रिवेन्यू कोर्ट्स थर्ड है, इसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ये है थर्ड, रिवेन्यू कोर्ट्स। रिवेन्यू कोर्ट्स में कौन से आते हैं? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, और कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, तहसीलदार्स एंड नायब तहसीलदार्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। रिवेन्यू कोर्ट्स में ये सभी आते हैं जो रिवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, जो कोर्ट्स, ठीक है। तो इनको हम आगे देखेंगे। तो अब हम करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। पहला पॉइंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मतलब कि हाईएस्ट कोर्ट किसको कहा है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड डिक्लेयर किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, क्योंकि वही एक पावर है जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। आपने देखा ही होगा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ऑल ओवर इंडिया सिर्फ वो एक ही है, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है और इंटरप्रेटर भी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और ये उसका गार्जियन में, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ होती है, तो उनको ये अप्लाई करता है, ठीक है, मतलब कि उनको प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे गार्जियन का काम क्या होता है, अपने जो गार्जियन का मतलब आप समझ लीजिए कि जो उनको प्रोटेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमारे सेफ गार्ड्स जितने भी हो गए उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमको प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ द कंट्री। ये हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है, मतलब कि सभी जितने भी हाई कोर्ट्स की अपील होती है और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अपील होती है सभी इसी के पास आती है लास्ट में जाकर। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, मतलब कि लास्ट पॉइंट है जो इसके पास अपील आती है, ठीक है।
क्लियर हो गया। देखिए मैंने जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उन सभी को मैंने अलग अलग पॉइंटों में डिस्कस किया है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग पॉइंटों में डिस्कस किया हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। अलग अलग लाइन में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लाइन में आपको क्लियर बताया है कि आपको जिससे कि आपको समझ आए, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर हमने हाईएस्ट एपिलेट कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन। देखिए इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिक्शन कौन सी है, एपिलेट जुडिक्शन है, एडवाइजरी जुडिक्शन है, ओरिजिनल जुडिक्शन है। मतलब ये इसी के पास सबसे ज़्यादा मतलब कि अपील इसी के पास ही आते लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के। और एडवाइज भी करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। और इसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, मतलब कि ये फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फाइनल जजमेंट इसी का ही होता है अगर कोई अपील में आती है भी है, ठीक है। इससे ऊपर कहीं नहीं। क्लियर। इट इज़ एम्पावर टू फ्रेम रूल्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर इसको कोई रूल फ्रेम करना है, ठीक है, उसको कोई रूल बनाना है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे, प्रेसिडेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट फ्रेम रूल कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास सभी रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि कोई प्रोसीजर, केस का प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबा की जाता है जैसे प्रोसीजर, तो उसके जितने भी रिकॉर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो अपना रिकॉर्ड बनाकर चलती है। उसको उसके पास पहले रिकॉर्ड रखा रहता है। अगर किसी को फैक्ट प्रूव करना हो तो वहाँ से वे रिकॉर्ड को निकाल कर वो अपना फैक्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर मतलब कि ये मतलब कि पनिश भी कर सकती है अगर कोई भी कंटेम्प्ट कर देता है, ठीक है, किसी भी पर्सन को पनिश कर सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। क्लियर। अब हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप वैसे भी पढ़ लेना, और भी अगर डीपली जाकर पढ़ना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में से भी पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा इसका अलग से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब कि इसके अंदर किस किस की क्या पावर होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के, ठीक है। और आपके पास गूगल है ही, उस पर जाकर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट मैंने अभी बताया था ऊपर जब हम कर रहे थे इसके हायरार्की को। हाई कोर्ट एवरी स्टेट इस्टेब्लिश, मतलब कि हर एक स्टेट में इस्टेब्लिश की जाती है हाई कोर्ट। और कोई कोई ऐसी स्टेट होती है जो 2 या 3 स्टेट मिलकर एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों की एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं क्या है। देयर आर हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड रिवीजन इन द स्टेट बोथ फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। देखिए जो हाई कोर्ट है इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड रिवीजन इन द स्टेट, मतलब कि इसको अपनी स्टेट में अपील का भी राइट, मतलब इसके पास अपील आती है अपनी सबॉर्डिनेट से, ठीक है। और ये रिवीजन भी कर सकती है अपने सबॉर्डिनेट के केसेस को, ठीक है। और ये हर एक डिफरेंट स्टेट में इस्टेब्लिश की गई है। और ये मतलब कि जो हाई कोर्ट है ये सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों के मैटर्स को डिस्कस करती है, ठीक है। दी हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो दी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द स्टेट। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है और इसको भी हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं। ये अपने पास रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, हर एक केसेस के उनके स्टेटमेंट के एविडेंस के बेसिस पर सब कुछ इनके पास रिकॉर्ड में रखा जाता है, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के पास रखा जाता है, ठीक है। दे हैव कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स विद इन इट टेरिटोरियल जुडिशन, मतलब कि ये जितनी भी इसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, जैसे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि यूपी है, यूपी में पूरी यूपी में एक ही हाई कोर्ट है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उसके एक हाई कोर्ट है, ठीक है। और पूरी यूपी में जितने भी उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट होंगे हाई कोर्ट के, वो सभी इसकी टेरिटोरियल जुडिशन में आते हैं, ठीक है। पूरी स्टेट में जितने एक हाई कोर्ट है तो उस एक हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी कोर्ट्स हैं स्टेट में वो सभी इसके अंडर में आते हैं। वो कहते हैं, उसको कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, मतलब कंट्रोल करती है उनको हाई कोर्ट। क्लियर। ये सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर होगा हाई कोर्ट का। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हमारा काफ़ी लंबा है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें काफ़ी कोर्ट्स आएगी। Although there is no uniformity as regard jurisdictional limits of different categories of subordinate courts in different states,
मतलब कि इस लाइन का कहने का मतलब है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो एवरी स्टेट इन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर उनको स्टैब्लिश किया जाता है, और उनकी जो पावर होती है, उनकी जो लिमिट्स होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी पावर्स को भी एनलार्ज और मिनिमम होती है उनकी। ठीक है, अलग अलग चेंजेस आते हैं उन दोनों में, मतलब कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, ठीक है, सभी सभी की पावर्स में, लिमिट्स में, उसके जुडिशन में अलग अलग होता है। ठीक है, सेपरेटली वे अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपना रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देज कोर्ट्स इज लेस और मोर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। और कुछ कोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, वो कुछ लेस होती है, कुछ मोर होती है, मतलब कि सिमिलर बेसिस पर जो स्टेट में होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। The various categories of subordinate civil and criminal courts which are functioning are as follows। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, काफ़ी फंक्शन इनके फंक्शन हैं, उनको देखेंगे हम, जो कोर्ट के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है, जैसे सिविल केसेस अलग हो गए, क्रिमिनल मैटर्स अलग हो गए, रिवेन्यू मैटर्स अलग हो गए। ठीक है, इनको देखेंगे हम। तो सबसे पहला आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स को जानेंगे हम। अब इसमें के अंदर जितने भी कोर्ट्स आएंगे इनको हम देखेंगे। सिविल कोर्ट, द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स विच एग्जिस्ट इन ईच स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ सिविल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ। मतलब कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो एवरी डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश होता है इन द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, और उनको हायरार्किकल बेसिस पर उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिविल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कौन कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, अदर स्मॉल कोर्सेज कोर्ट, और द विलेज पंचायत, द सिविल कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स। ये 5 कोर्ट है इसमें। ठीक है, किसमें? सिविल कोर्ट में। अब हम इनको जानेंगे। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट में होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देयर इज ए कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट होती है ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जरूर होती है। ठीक है, इट इज़ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। मतलब कि इसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन होती है, मतलब कि अपना फाइनल जजमेंट सुना सकती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेज एपिलेट जुडिक्शन फॉर द ऑर्डर्स एंड डिक्री ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब इस पॉइंट में कहा गया है कि जो इसके पास अपील आती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से, उनमें वह अपने ऑर्डर सुना सकती है और डिग्री दे सकती है। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर में फ़र्क होता है। वैसे ऑर्डर जैसे कि उसमें उनके कोई राइट नहीं होते, लेकिन डिग्री में राइट होते हैं। इसको आप अच्छे से जब समझेंगे जब आप सीपीसी करेंगे। सीपीसी में ये अच्छे से टॉपिक अपने इनके ऑर्डर बने हुए हैं सीपीसी में, उसमें बताया गया है ऑर्डर एंड डिग्री को। ठीक है, इसको हम जब सीपीसी के टॉपिक में करेंगे तो उसको अंदर आपको अच्छे से डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रिक्ट जज इज असिस्टेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन एवर नेसेसरी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। ठीक है, जिसको एडीजे बोलते हैं, और ये किस लिए अपॉइंट किया जाता है? ताकि डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड होता है केसेस का, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसकी हेल्प कराते हैं। ठीक है, उनके ओवरबर्डन को कम करने के लिए। ठीक है, उसको असिस्ट करता है, किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को। क्लियर? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिविल कोर्ट में लोअर कोर्ट। बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए यहाँ पर बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, मतलब कि ये लोअर कोर्ट आती है किसके अंडर में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ जजेस हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशन इन डिफरेंट स्टेट। देखिए, डिफरेंट स्टेट्स में जो जजेस हैं उनका जो डेजिग्नेटेड नेम है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्ट्स जो जजेस होते हैं इन द स्टेट। इन सम स्टेट्स दे आर डेजिग्नेटेड एज मुंसिफ्स। देखिए, स्टेट में जो जजेस होते हैं उनको मुंसिफ्स भी कहा जाता है। कुछ स्टेट में कहा जाता है मुंसिफ्स, लोअर कोर्ट में कहा जा रहा है ये लोअर कोर्ट में। वाइल इन सम दे आर कॉल्ड एज सिविल जज क्लास 1 क्लास 2। ठीक है, और कुछ स्टेट में ये भी कहा जाता है कि सिविल जज को, जैसे कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास 2 के बेस पर उनको डिवाइड किया जाता है कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में कहा जाता है उनको डेजिग्नेटेड नेम होता है उनका मुंसिफ। ठीक है, इस तरह से उनको जाना जाता है जजेस को, जो सिविल जजेस होते हैं लोअर कोर्ट में। ठीक है, ये हमारा लोअर कोर्ट हो गया कंप्लीट।
अब हम आते हैं सिविल कोड के थर्ड पॉइंट में, अदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। अदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट कौन सी होती है? देज आर द कोर्ट्स ऑफ माइनर जुडिशन, मतलब कि इनके पास सबसे छोटा जुडिशन होता है। मतलब कि ये किसके अंडर में आते हैं? ये इसी के अंडर में आते हैं, लोअर कोर्ट के। लोअर कोर्ट में आगे सेपरेट की जाती है इनकी जो जुडिशन है, माइनर जुडिशन कहते हैं उसको। दे आर मीन टू प्रोवाइड चीप एंड स्पीडी जस्टिस इन पैटी सिविल केसेस, मतलब ये सिविल केसेस को डिस्कस करती है जो पैटी सिविल केसेस होते हैं, जो छोटे सिविल केसेस होते हैं, ठीक है, छोटे बिल्कुल। क्रिमिनल केसेस की बात नहीं हो रही इसमें, सिविल केसेस की बात हो रही है। और इनका जो जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं ये मतलब कि काफ़ी चीप होता है, मतलब कि काफ़ी सस्ता होता है। इसके अंदर जो कंप्लेंट करता है सिविल केस में उसको इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, जैसे कि पैसे देने होते हैं जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। ये काफ़ी सस्ता होता है और इसके अंदर स्पीडी जस्टिस होता है, ताकि जल्दी से जल्दी इसके अंदर जस्टिस मिल सके, ठीक है। द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1860, तो इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था स्मॉल कॉजेज कोर्ट को, कब? 1860 में, ठीक है। द सेम पर्सन में बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ मोर देन वन सच कोर्ट्स, जो जज अपॉइंट किए जाते हैं इसमें स्मॉल कॉजेज कोर्ट में, ये एक से ज़्यादा कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एक जज को एक से ज़्यादा कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट में, ठीक है। क्लियर? ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट सिविल किस में था, ये सिविल कोर्ट में, ठीक है। अब हमारा 1 मिनट रुकिए, इसमें एक और है इसी पॉइंट में, अदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट में एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए। द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट इज ऑलवेज फाइनल, जो इसका डिसीजन होता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट का, ये फाइनल होता है, ठीक है, इसका डिसीजन। हाउएवर द हाई कोर्ट ऑफ हैज़ द पावर टू रिवाइज द डिसीजन ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट, मतलब कि जो हाई कोर्ट है जो इसको पावर दी गई है स्मॉल कॉजेज कोर्ट को, और जो इसका डिसीजन है इसको ये डिसाइड करता है किसी भी केस को, तो इसको रिवीजन भी कर सकती है कौन? हाई कोर्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के डिसीजन को, ठीक है। हाई कोर्ट इसको रिवीजन भी कर सकती है। तो ये हमारा क्या है, अदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हो गए कंप्लीट। अब आता है फोर्थ पॉइंट में सिविल कोर्ट में द विलेज पंचायत। इसको आपने सुना ही होगा, गाँव जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में पंचायत होती हैं, वो जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा है, फिल्मों में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, और काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं वे, वो जैसे कि 5 जने का मेंबर्स होते हैं उनके, जो चुने जाते हैं बाय द विलेजेस, ठीक है। वो उनको चुनकर वहाँ पर बेचे, उसके अंदर एक प्रधान होता है और उनके काफ़ी आप उनके चारों तरफ कुछ मेंबर्स बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये लिख रखा है यहाँ पर, दे आर कॉमनली नोन एज ग्राम पंचायत, ठीक है। Each gram panchayat consists of an elected head called the सरपंच and up सरपंच, मतलब कि उप सरपंच टू असिस्ट द सरपंच। देखिए हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, उसको इलेक्ट किया जाता है बाय द विलेज पीपल्स, जो विलेज में लोग रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को, ठीक है, उनको सरपंच कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, हर एक उनका पंच होता है, मुखिया। तो इस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है बाय दी पीपल्स इन विलेज। और उसके अंदर एक और होता है मेंबर जिसको कहा जाता है उप सरपंच, जो असिस्ट करता है सरपंच को, ठीक है। एक उप सरपंच होता है, एक सरपंच होता है और उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सरपंच को हेड कहा जाता है। क्लियर? द मेंबर ऑफ दिस पंचायत आर कॉल्ड दी पंचास। जो पंचायत होती है उसको पंचायत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप देख सकते हैं इसको सर्च करके एक बार, वैसे मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता। द ग्राम पंचायत कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग्स इन पब्लिक एंड एक्सरसाइज पेटी सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन। जो ग्राम पंचायत है वो पब्लिकली जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं वो, मतलब कि वो उनको डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो उनका कंडक्ट होता है उनको सुनते हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग होती है वो करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि अभी मैंने बताया था पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है, उनके पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते और सभी लोग, गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, वो पब्लिकली हो गए ना। तो वहाँ पर वे जो भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस उनका प्रोसीडिंग होती थी वो ऐसे करते थे पब्लिकली, ठीक है। बट इट हैज़ नो पावर टू एग्जीक्यूट इट्स डिसीजंस, लेकिन इनके पास ये पावर नहीं है कि वो डिसीजन एग्जीक्यूट कर सके, मतलब कि जिस तरह कोर्ट अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करती है उस तरह से इनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। दे वर एग्जीक्यूटेड बाय द कंसर्न कोर्ट्स, मतलब कि एग्जीक्यूट कर सकती बाय द कोर्ट्स, जो भी उसके विलेज के साथ में जो भी कोर्ट लगती है
तो फिर वही कोर्ट अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया विलेज पंचायत। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, सिविल कोर्ट की। लास्ट पॉइंट हमारा द सिविल कोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी हमने पहले भी किया था, जो कौन कौन से थे प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, इस तरह की प्रेसिडेंसीज थी। इन द फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे इन सम वॉट डिफरेंट। जो मतलब कि प्रेसिडेंसी टाउन थी कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, उनमें जो कोर्ट का जो फंक्शन था वो कैसे डिफरेंट था, मतलब कि उनका कोर्ट का फंक्शन डिफरेंट ही था। वो कैसे डिफरेंट था, क्या डिफरेंट था, क्यों डिफरेंट था, तो हम देखते हैं इसमें। द ईच प्रेसिडेंसी इन हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल जुडिक्शन फॉर डिसाइड द सिविल केसेस। जो प्रेसिडेंसीज थी कौन सी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, उसमें हाई कोर्ट को, उन तीनों में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, तीनों में एक एक। ठीक है, हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। उनका जो जुडिक्शन था वो ओरिजिनल जुडिक्शन था, वो डिसाइड करने के लिए सिविल केसेस को। ठीक है, इन द सिविल केसेस डिसाइड द ओरिजिनल जुडिक्शन आता था, मतलब कि ओरिजिनल जुडिक्शन था इनके पास सिविल केस में। ठीक है, डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें द सिटी सिविल कोर्ट्स ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश्ड इन 1892 जुडिक्शन ऑन अप टू 2500 रुपीज। जो सिटी सिविल कोर्ट्स थी, सिटी सिविल कोर्ट्स किसके अंडर में आ गई, जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट के अंडर में आ गई सिटी सिविल कोर्ट्स। मद्रास में जो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1892 में। और जो इसका जुडिक्शन था वो कहाँ तक था, 2500 रुपीज़ तक की, जो केस की वैल्यू थी 2500 रुपीज़। ठीक है, वहीं तक इसका सीमित था। जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, मतलब कि सिविल केसेस को डिस्कस कर सकते, क्रिमिनल केस को नहीं। ठीक है, और जो बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट्स थी वो इस्टेब्लिश की गई थी कब, 1948 में। और इसका जुडिक्शन था अप टू केस वैल्यू ऑफ दी 10,000 रुपीज़, मतलब कि 10,000 रुपीज़ की अगर केस वैल्यू थी तो वहीं तक ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ओनली अंडर दी सिविल केसेस। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं इसको सिटी सिविल कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें कलकत्ता सिटी सिविल कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन 1957 जुडिक्शन अप टू 10,000 रुपीज़। इसमें भी 10,000 रुपीज़ आ गए, मतलब कि जो कलकत्ता सिटी सिविल कोर्ट थी वो इस्टेब्लिश की गई थी 1957 में। और इसका जो जुडिक्शन था केस वैल्यू का अप टू 10,000 रुपीज़ था। ठीक है, वो वहीं तक डिस्कस कर सकती थी, नहीं तो फिर जाना कहाँ था इसको, फिर हाई कोर्ट में। उसके बाद अगर इससे एक्सीड कर जाती है तो जितने भी मैंने अभी आपको ये कराए हैं कोर्ट्स, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आपको पढ़ते क्लियर हो जाएगा। वैसे ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट्स, जो जितने भी प्रेसिडेंसी कोर्ट थे ये हमने डिस्कस किया है। जो सिटी सिविल कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट थी, सिटी सिविल कोर्ट्स थी जो, ये हमने डिस्कस किया है तीनों प्रेसिडेंसीज में, ये अंडर दी हाई कोर्ट थी। ठीक है, तो इनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट्स। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा अब। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, क्रिमिनल कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ही सेकंड पॉइंट में क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, चार्ट ही है। तो अब हम देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल जस्टिस फंक्शन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री अंडर द कोड ऑफ CRPC, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। मतलब कि जो क्रिमिनल जस्टिस था, इसका जो प्रोसीजर था, इसको प्रोसीजर किसके अंडर था, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अभी भी है, मतलब जो जिसको CRPC 1973 बोलते हैं। इसके थ्रू ही जो इसका प्रोसीजर चलता है क्रिमिनल केसेस का। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड कराता है, तो ये इसी के अंडर इसका प्रोसीजर चलता है। ठीक है, इसको प्रोसीजर को देखते हैं अब हम, कैसे कैसे इसके अंदर कोर्ट आती है। ठीक है, उनके पास क्या पावर थी जजेस के पास, इसके अंदर यही जानेंगे। दी आर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इसके अंदर कुछ क्लासेस दी हुई है क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसको जानेंगे। फर्स्ट है इसमें क्रिमिनल कोर्ट में द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन आपने सुना ही होगा जरूर, कोर्ट में होती है जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ अ कोर्ट ऑफ सेशन विच इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। देखिए, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होती है एवरी स्टेट। ठीक है, उसमें एवरी स्टेट में एक कोर्ट ऑफ सेशन जरूर होता है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, उस तरह से कोर्ट ऑफ सेशन होता है विच इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। ठीक है, जिसको सेशन जज प्रिसाइड करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में होते हैं सेशन जज। ठीक है,
क्लियर। द क्रिमिनल केसेस ऑफ ग्रेव नेचर आर ट्राइड इन द सेशन कोर्ट एंड द सेशन जज कैन पास एनी सेंटेंस। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर जो सेंटेंस, जो उनको पनिशमेंट दी जाती है, सेंटेंसेस, ठीक है, तो उसके अंदर जो सेशन कोर्ट है, जो सेशन जज है सेशन कोर्ट में, वो पास करता है कोई भी, पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस। लेकिन हाउएवर द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हिम, जो सेंटेंस पास करता है डेथ का, कौन, सेशन कोर्ट, जो सेशन जज है, अगर वो सेंटेंस पास करता है डेथ का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। रिक्वायर्स कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर फाइनल एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया कोर्ट ऑफ सेशन। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रिमिनल कोर्ट्स के सेकंड पॉइंट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपने सुना ही होगा जरूर, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। इस तरह से इनकी पावर्स होती है और जजेस होते हैं इसमें। देखते हैं इसमें, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। देखिए, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट, जो स्टेट में होती है। स्टेट में हाई कोर्ट बताया था ना मैंने, स्टेट में जो हाई कोर्ट होती है, जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, कौन होती है, सेशन कोर्ट। तो उसी कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। इसी के सेकंड पॉइंट में बताया है, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ना, हमने ऊपर सेशन कोर्ट देखा था, उसके अंदर सेशन जज था, तो जो सेशन जज है, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेट है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसके सबऑर्डिनेट है, सेशन जज के, मतलब कि सेशन जज हायर अथॉरिटी है, ठीक है। ही कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सम, मतलब कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको ऑथोराइज किया गया है कोई भी सेंटेंस देने को, लेकिन कुछ एग्जेप्शनल केस है जिसमें वो सेंटेंस नहीं दे सकता है, ठीक है, जो लॉ ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर फॉर सेंटेंस अप टू द 7 years इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है मतलब कि 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट तक, मतलब कि इससे ऊपर नहीं दे सकता, ठीक है। इससे नीचे कितनी भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और इसके पास फाइन, जो फाइन इम्पोज करती है, ये कितना भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये क्लियर हो गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और इसी के अंदर 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, कौन कौन से देखते हैं। देयर आर 2 grades ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में होते हैं। ये रहे 2 पॉइंट, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है, 2 आते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ही में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। जो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, इसके पास पावर है सेंटेंस, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट देने की 3 years तक, मतलब कि 3 साल तक ये इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, ठीक है, और फाइन इम्पोज कर सकती है 10,000 रुपीज़ तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, और ना ही 3 साल से ज़्यादा ये इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस ग्रांट कर सकती है, ठीक है। ये इसकी पावर थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की। और सेकंड एस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, इसकी क्या पावर है, ही में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़। देखिए, इसके पास जो सेंटेंस देने की, इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है, इसके पास है 1 year तक, ठीक है, 1 year तक इसके पास पावर है, 1 year तक ये इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, और फाइन इम्पोज कर सकती है 5,000 रुपये तक, ठीक है। ओनली 5,000 नॉट एक्सीडिंग रुपीज़, मतलब कि नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो सबसे हायर अथॉरिटी होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद आगे फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसके पास ज़्यादा पावर होगी, फिर उससे इससे कम पावर होगी सेकंड क्लास, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास 7 साल तक सजा दे सकती थी वो, ठीक है, क्लियर। और सेशन कोर्ट देखा था हमने, उसके पास कितनी पावर थी, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, लेकिन उसको अगर डेथ सेंटेंस देनी थी तो उसको कन्फर्मेशन लेनी होती थी, किससे, हाई कोर्ट से, ठीक है, क्लियर होगा। तो अब हम आते हैं इसी के किसमें, क्रिमिनल कोर्ट के थर्ड पॉइंट में, जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखते हैं हम क्या है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की गई है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जैसे भी मैंने ऊपर बताया था, और उन सभी हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उनके डिविजनल बेसिस पर,
डिवाइड किए जाते हैं, उनके जो टेरिटरी होती है उनके बेसिस पर उनको पावर दी जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं तो उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो ऐसे हमने ऊपर देखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो उनको भी अपॉइंट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में से हो भी सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। उसकी मतलब कि उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर उसके पास ओवरबर्डन होता है, ज़्यादा केस आ जाते हैं, तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज और फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरियाज के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, अपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किसको, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। ये हो गया हमारे, क्या हो गया हमारे ये वाले जितने भी हमारे ये हुए हैं 3 पॉइंट है, इसमें किस में थे, क्रिमिनल कोर्ट में। तो हमारे क्रिमिनल कोर्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसी में ही रिवेन्यू कोर्ट में। रिवेन्यू कोर्ट थर्ड हमारे लास्ट है, लास्ट के बाद हम अप्रेजल भी करेंगे, ठीक है। रिवेन्यू कोर्ट, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिवेन्यू कोर्ट फंक्शनिंग इन द स्टेट्स आर एज फॉलोज। जो रिवेन्यू कोर्ट है उसको डिफरेंट कैटेगरी पर उनको उनके फंक्शन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। रिवेन्यू कोर्ट की उनको फंक्शन को डिवाइड किया गया है स्टेट में। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इज द हाईएस्ट रिवेन्यू इन द स्टेट। मतलब कि जो स्टेट में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इस्टेब्लिश की जाती है तो वो सबसे हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट होती है, ठीक है। और ये कहीं पर भी हो सकती है स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट होती है ये। और सेकंड है इसमें कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स। मतलब कि रिवेन्यू कोर्ट में कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। कहाँ पर, कैसे, देखते हैं इसमें। द होल ऑफ द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिविजन्स ईच हैविंग अ कमिश्नर्स हु एक्सरसाइजेज पावर्स एंड ड्यूटीज असाइन्ड टू हिम। देखिए, स्टेट में कुछ डिवीज़न बनाई जाती है, ठीक है। और उनको डिवाइड किया जाता है डिवीजन्स के बेसिस पर, डिवीज़न के बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर नहीं, डिवीज़न के बेसिस पर कहा गया है। उनको डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है और उसके अंदर हर एक डिवीज़न में कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ को, ठीक है, ड्यूटीज़ को, अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है अगर उसको कोई भी काम दिया जाता है किससे रिलेटेड, रिवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो होगा हमारा कमिश्नर का कैसे काम पर अपॉइंट किया जाता है। एंड एडिशनल कमिश्नर में ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन अ डिवीजन टू असिस्ट द कमिश्नर इन हिज वर्क। मतलब कि जो एडिशनल कमिश्नर होता है वो सबऑर्डिनेट किसका होता है, कमिश्नर के, ठीक है। उसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और इसको भी, कमिश्नर को भी, ठीक है। और जो इसको मतलब कि असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है एडिशनल कमिश्नर को, किसको असिस्ट करने के लिए, जो कमिश्नर होता है, ठीक है। अगर इसके पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है। ये हो गया इसमें पॉइंट। और इसमें लास्ट पॉइंट है द कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स फंक्शन अंडर द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। जो इनका फंक्शन होता है कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर का, ये किसके अंडर में फंक्शन फुलफिल करती है, अपने बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के, मतलब कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अंडर में वर्क करती है ये, ठीक है। सुप्रीम अथॉरिटी की क्या कौन हो गई, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। और इसका अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स। कलेक्टर से हमने पहले भी किया था, जो कलेक्टर होते हैं जो रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ईच डिवीजन ऑफ द स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि डिवीजन के बेसिस पर स्टेट में डिवाइड किए जाते हैं सेवरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो स्टेट में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट होती है और उन डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न के बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाता है, डिवीज़न के बेसिस पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर नहीं। और ईच हैविंग अ कलेक्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में फिर
डिवीज़न को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उन्हीं डिवीज़न के बेसिस पर उसके जो एक डिवीज़न में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, जिनको इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एडिशनल कलेक्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जो एडिशनल कलेक्टर है वो उसको भी अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके लिए, टू असिस्ट द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, असिस्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए। क्लियर, ये हमारा कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर भी हो गया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अब असिस्टेंट कलेक्टर। देखिए असिस्टेंट कलेक्टर अलग हो गया और एडिशनल कलेक्टर अलग हो गया हमारा, ठीक है। इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। तो देखते हैं क्या है। असिस्टेंट कलेक्टर, देयर आर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बेसिस पर उनको डेजिग्नेट नाम दिया जाएगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड नेम, और उनको अपॉइंट किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बेसिस पर। इन सम डिस्ट्रिक्ट दे आर डेजिग्नेटेड एज डिप्टी कलेक्टर्स। और जो इनका डेजिग्नेटेड नेम, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी, यहाँ पर इनको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बेसिस पर ही जाना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनको जो कलेक्टर हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बेसिस पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको डिप्टी कलेक्टर्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, जो असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं ना, इनको डिप्टी कलेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अभी भी है वैसे। इसके फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं अब हम क्या है। तहसीलदार्स एंड नायब सूबेदार नहीं, सॉरी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कौन होते हैं, देखते हैं हम। देयर आर रिवेन्यू ऑफिसर्स इन द तहसील विच इज़ यूनिट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। जो तहसीलदार होते हैं उनको रिवेन्यू ऑफिसर्स भी कहा जाता है, जो तहसील में होते हैं, ठीक है। और उनको यूनिट ऑफ कलेक्शन और रिवेन्यू, ठीक है, वो कलेक्शन करते हैं रिवेन्यू का, ठीक है। इनका वर्क यही होता है, तहसील जिनको तहसीलदार कहते हैं, ठीक है। तहसील में जाओगे आप तो आपको वहाँ पर तहसीलदार दिखा देंगे, उनको रिवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। दे डील विद द रिवेन्यू मैटर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लैंड रिवेन्यू ऑफ कोड। मतलब कि डील करते हैं रिवेन्यू मैटर से अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लैंड रिवेन्यू कोड। जो लैंड रिवेन्यू एक कोड बना हुआ है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही जो ये रिवेन्यू मैटर्स को डील करते हैं, ठीक है, तहसीलदार। इन सम स्टेट्स दे आर डेजिग्नेटेड एज तालुकदार और मबलादार्स, ठीक है। जो इनको कुछ स्टेट में इनका कुछ डेजिग्नेटेड नेम होता है, जैसे कि ताल्लुकदार्स और मामलातदार्स, ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और जो नायब तहसीलदार होते हैं ये इनके सबॉर्डिनेट होते हैं तहसीलदार के, ठीक है, जो इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तहसीलदार और नायब सूबेदार कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है, लेकिन हमारा एक और पॉइंट रह गया है, कौन सा, अप्रेजल भी देखेंगे हम। अप्रेजल मतलब इनके अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, इसके अंदर हम यही जानेंगे बस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अकॉर्डिंग टू लॉ हैव बीन फर्मली इस्टेब्लिश्ड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। जो मतलब कि कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इसके जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है इसके अंदर आए थे, ठीक है, जिससे कि काफ़ी चेंजेस आए। और जो रूल ऑफ लॉ आपने टॉपिक पढ़ा होगा, और जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट मतलब कि इनको राइट मिल गए थे, जिससे कि अपने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन दे सके, ठीक है। तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। और इसका सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम था, इट लीड टू इम्प्रूवाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू चेंजेस ब्रॉट इन द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, particularly to eliminate delay and minimize legal formalism। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस था उनका, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए उनकी वर्किंग में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, पर्टिकुलरली टू एलिमिनेट डिले एंड जो इनके अंदर जो डिले होता था, ठीक है, जो मिनिमाइज लीगल फॉर्मलिज्म थे, फॉर्मेलिटीज़ थी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए और डिले भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। जैसे कि डिले काफ़ी साल तक लेट के रहते थे केसेस, ठीक है। अभी ये जल्द से जल्द इनके अंदर कुछ प्रोसीजर कोड आए, ठीक है, जिसके अंदर ये कहा गया कि इनको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए केसेस को, ठीक है।
तो ये 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, लेकिन इसके 2 नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, नहीं 3 नेगेटिव इम्पैक्ट थे। इसको भी देख लेते जल्द से जल्द। द ग्रेवेस्ट डिफेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया इज दैट इट सफर्स अंडर डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस विच ऑफ्टन रिजल्ट्स इनटू मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस। मतलब कि इस पॉइंट में एक आ गया है कि जो हमारा मॉडर्न जुडिशल सिस्टम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे कि जो जस्टिस दिया जा रहा है उसके अंदर कुछ मिसकैरेज रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से डिसाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, जिससे कि जो डिसीजन है वो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि और काफ़ी ज़्यादा डिले भी होता है इस, मतलब कि जैसे गलत डिसीजन आते हैं वो अपील में जाते हैं, अपील में जाने के बाद फिर वहाँ से वे डिसीजन दोबारा देते हैं, तो इससे ज़्यादा डिले भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट था ये था, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि नेगेटिव इम्पैक्ट में द लिटिगेशन इन द इंडियन कोर्ट्स इज अ कॉस्टली अफेयर्स। जो अब मॉडर्न जुडिशल सिस्टम है इस वक्त, जो इंडिया में जो इंडियन कोर्ट्स है, इसमें जो लिटिगेटर होते हैं, जो मुकदमा फाइल करते हैं, तो उनको ये जो इनकी जो कॉस्ट है, मतलब कि जो कंप्लेंट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उनको जो उसके अंदर प्रोसीजर होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, उनको एडवोकेट हायर करना पड़ता है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी उनको वेट करना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है, उनका समय भी बर्बाद होता है, जिससे कि जो लिटिगेटर हैं जो कंप्लेंट फाइल करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज करनी पड़ती है, ठीक है। इसी के थर्ड पॉइंट में बताया गया कि दी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर ऑल्सो क्रिएट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर द लिटिगेंट। जो मतलब कि जो मॉडर्न जुडिशल सिस्टम है इस वक्त हमारा, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है एंड टेक्निकल है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि जो कंप्लेंट फाइल करता है उसको पता ही नहीं लगता इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और उनके जो इससे प्रैक्टिकल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसको, लिटिगेटर्स को, जो मुकदमा फाइल करता है, ठीक है, उनको उसको पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है कोर्ट में, उसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा भी होता है, ठीक है। इस वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो गए, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई हमारी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमारी जितनी भी अभी तक वीडियोस कंप्लीट हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके दे सकते हैं। तो जल्द से जल्द दबाइए यहाँ पर अपने हमारे आई बटन के ऑप्शन को। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।